हेलो साथियों, नमस्कार, राधे राधे। सभी मित्रों का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, हिंदी की श्रृंखला में आज हम बिल्कुल नए बिंदु के बारे में बात करने वाले हैं और हिंदी का जिसको आधार कहा जाता है वर्ण विचार, वो पढ़ने के बाद में हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है आपके संधि। संधि की बात करेंगे। बहुत ही अच्छे से लेके आपको धैर्यपूर्वक इन क्लासों को अटेंड करना है। संधि का एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपकी इन क्लासों से बाहर होगा, तो निश्चिंत रहें। संपूर्ण संधि को बहुत ही अच्छे से लेकर अपन पढ़ने वाले हैं भाई, ठीक है। देखिए, तो बात करें अपन संधि की, तो देखिएगा हमारा बिंदु रहेगा संधि। बिल्कुल बेसिक से लेके अपन पढ़ने वाले हैं शून्य से शिखर तक, जीरो से हीरो तक की रहने वाली ये क्लास है। तो शांतिपूर्वक इनको आपको अटेंड करना है। हर एक जितने भी अपने सेलेक्टिव एग्जाम्पल है उन सब की चर्चा करने वाले हैं। तो इसके बाद आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो निसंदेह निश्चिंत होकर आप बातों को समझिएगा। देखिए, बात करें संधि की, तो साथियों जो ये संधि शब्द है दो शब्दों के योग से बना है, सम और धी। यानी जो ऊपर आपको अनुस्वार दिख रहा है सह के ऊपर, इसका हमें मैं करना है और फिर रहेगा आपके धी। साथियों, सम के अर्थ की बात करें तो सम का अर्थ होता है सम्यक रूप से। सम का अर्थ क्या हो जाएगा आपके सम्यक रूप से। सम्यक यानी अच्छी तरह से, भली भांति, ठीक प्रकार से। अगर सम्यक अर्थ आपको पता नहीं हो तो ये आप इसका और लिख सकते हैं, अच्छी तरह से। अच्छी तरह से, सम्यक रूप से। और धी का अर्थ होता है धारण करना। धी का अर्थ क्या हो जाएगा, धारण करना। धारण करना मीन्स मिलना। तो संधि का अर्थ हुआ आपके सम्यक रूप से धारण करना, यानी अच्छी तरह से मिलना। ये आपके संधि का अर्थ हो गया, अच्छी तरह से मिलना। अच्छी तरह से मिलना, अच्छी तरह से मिलना। लेकिन मित्रों, आपको एग्जाम में संधि का अर्थ कभी नहीं पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा संधि का शाब्दिक अर्थ। अब इसमें अच्छी तरह से किस प्रकार मिलते हैं, तो इसकी अपन बात करें तो देखो, जैसे मेरे पास एक शब्द है हिम और एक है आलय। अब जब संधि होगी तो ये प्लस के पास वाले दोनों वर्ण आपस में मिलेंगे और एक नया शब्द बनेगा हिमालय। अब ये हिमालय, हिम और आलय दोनों शब्द इतने अच्छे प्रकार से मिल चुके हैं कि आपको ये शब्द अपने आप में परिपूर्ण लगता है, एक शब्द के रूप में दिख रहा है। तो यही इसका अर्थ होता है अच्छी तरह से मिलना। लेकिन एग्जामिनर जब भी पूछता है, क्या पूछता है, संधि का शाब्दिक अर्थ। तो देखिएगा, अब इधर अपन संधि के शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे। संधि का शाब्दिक अर्थ देखिएगा, संधि का शाब्दिक अर्थ, संधि का शाब्दिक अर्थ। देखिए, संधि का अर्थ क्या होता है, तो अपन बात करें संधि का अर्थ है अच्छी तरह मिलना। लेकिन एग्जाम में जब भी पूछा जाता है, क्या पूछा जाएगा, संधि का शाब्दिक अर्थ। साथियों, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मिलना, मेल, योग। संधि को अपन क्या बोल सकते हैं, योग। कोई चीज़ मिल रही है मतलब उसका योग हो रहा है, उसका जोड़ हो रहा है। और आपने कई बार हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा कि फला फला राजा के बीच क्या हुई, संधि हुई, यानी जोता ही जोता समझौता। समझौता भी अपन किसको बोलते हैं, संधि को। तो समझौते का तात्पर्य भी वही है, मिलना। संधि का तात्पर्य भी वही है, मिलना, मेल, योग, समझौता। तो ये दो तीन शब्द आपको ध्यान रखने हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा आपके मेल या योग। योग को ही अपन क्या बोल देते हैं, जैसे अपन स्कूल में पढ़ते थे 5 + 7 = 12। तो ये क्या है, जोड़ है, योग है, ये योगफल है ना। तो हमें ध्यान रखना है, संधि का अर्थ मेल होता है, योग होता है, जोड़ होता है। और अगर अपन इतिहास के हिसाब से देखें तो संधि का अर्थ क्या हो जाएगा, समझौता। अब कोई भी आपके संधि शब्द होता है, जैसे अभी हमने समझा हिम + आलय, ये आपका एक है और ये है संधि हिमालय। अब संधि का अर्थ क्या होता है, मेल। अब इन दो शब्दों का मेल हुआ तो ये अपने क्या बनी, संधि। ये वाला पोर्शन अपने क्या कहलाएगा, संधि। और इधर वाली चीज़ को अपन क्या बोलेंगे, संधि विच्छेद। इसको क्या बोलेंगे, संधि विच्छेद। ये सारी चीज़ें अपन धीरे धीरे लेके आगे समझेंगे। लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है कि संधि का अर्थ होता है मेल, यानी मिलना। ये मिला हुआ रूप, दोनों अलग अलग शब्द थे, दोनों मिले, इनके वर्णों का योग हुआ तो क्या बन गई, संधि। तो संधि का अर्थ होता है मेल। विच्छेद का अर्थ भी आपसे पूछ सकते हैं, तो विच्छेद का अर्थ होता है मित्रों अलग अलग होना, इनको तोड़ना। तो देखिए, अब एक हम विच्छेद का अर्थ समझेंगे। विच्छेद का शाब्दिक अर्थ, विच्छेद का शाब्दिक अर्थ। विच्छेद का आपके शाब्दिक अर्थ हो जाएगा अलग अलग करना, तोड़ना, ठीक है। विच्छेद का शाब्दिक अर्थ, विच्छेद का शाब्दिक अर्थ आपको ध्यान रखना है, तोड़ना या अलग करना, तोड़ना या अलग करना।
अलग करना। अभी तक केवल हमने बेसिक बातें की है। संधि शब्द दो शब्दों के योग से बना है, सम और धी। सम का अर्थ है सम्यक रूप से यानी अच्छी प्रकार से, धी यानी धारण करना, मिलना, यानी संधि का अर्थ हुआ अच्छी तरह मिलना। लेकिन एग्जाम में जब भी पूछा जाता है क्या पूछा जाएगा, शाब्दिक अर्थ। तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, योग या जोड़ या फिर समझौता। और विच्छेद की बात करें तो विच्छेद का अर्थ हो जाएगा आपके तोड़ना या अलग करना। साथियों संधि क्या होती है, तो देखिए संधि में दो वर्णों का मेल होता है। किसका मेल होता है, दो वर्णों का मेल। तो देखिए संधि किसे कहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है साथियों, संधि कहते हैं दो वर्णों के मेल को। दो वर्णों का मेल ही क्या होता है, संधि। दो वर्णों का मेल दो वर्णों का मेल क्या हो जाएगा, संधि। लेकिन आपको ध्यान रखना है जब हम संधि के बाद में समास पढ़ेंगे तो समास में वर्णों का मेल नहीं होकर किसका मेल होता है, शब्दों का। दो शब्दों को अपन क्या कह सकते हैं, पद। तो पदों का मेल, दो शब्दों या पदों का मेल। कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार बहुत बारीक प्रश्न आ जाता है ऊपर का कि दो वर्णों का मेल है, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय। तो वर्णों का मेल किस में हो जाएगा, संधि में, और आपके समास में किसका मेल होगा, दो शब्दों का, पदों का। ठीक है, ये एक बेसिक बात है बस हल्के से अगर आपको याद रहे तो रख लेना। ठीक है, अब देखिए इधर, अब हम बात कर रहे हैं संधि की। तो संधि क्या होती है साथियों, या संधि कहाँ पर होती है, तो देखो संधि में आपके जैसे अभी हमने हिम और आले से समझा, प्लस होगा बीच में और प्लस के दोनों और क्या होंगे, शब्द। तो इधर जो हमारे पास में पहला शब्द है या प्रथम अपन इसको बोल सकते हैं, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का कौन सा वर्ण मिलेगा, अंतिम वर्ण। और प्लस के बाद वाला शब्द है जो दूसरा शब्द है उसका आपके प्रथम वर्ण मिलेगा। तो द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण। यानी संधि केवल वर्ण में होगी, प्लस के पास पास के वर्ण में होगी, पूरे शब्द में कहीं पर भी संधि नियम लागू नहीं होगा। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन बात करें तो आपके पास शब्द है अपने, अभी हमने समझा बेसिक जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उसे ही आपको समझना है। देखो ये दो अलग अलग शब्द हैं। इधर मैं का अंतिम वर्ण कौन है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, यानी मैं में कौन है, आप जानते हो कि मैं हलंत है और मैं के अंदर कौन होता है, यहाँ पे ए है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आपके ए है ये मिलेगा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, और इसका दूसरे का पहला वर्ण प्रथम कौन है, आ। आगे अभी मैं केवल आपको बेसिक समझा रहा हूँ, नियम की बातें अपन बाद में करेंगे। लेकिन आप जानते हैं या आगे जानेंगे कि ए और आ के योग से क्या बनेगा, आ। तो हिम प्लस आ बराबर क्या बन जाएगा, हिम प्लस आलय बराबर क्या बन जाएगा, हिमालय। इसी तरह से आपके पास में शब्द है जगत प्लस ईश। पूरे शब्द में आपको कहीं संधि नहीं करनी है, आपको केवल यहाँ पे देखना है पहले शब्द का लास्ट वाला वर्ण, यहाँ कौन है लास्ट में, तय है, और आगे प्रथम कौन है, ई है। तो जब हम नियम पढ़ेंगे तब देखेंगे कि प्रथम वर्ण के बाद में कोई सगोश होता है या कोई स्वर है, सगोश स्वर सारे क्या होते हैं, सगोश। तो पहला तीसरे में बदल जाएगा, तो तय का क्या हो जाएगा अपने दे, आगे ई है तो ई की मात्रा जुड़ जाएगी और फिर से जगत प्लस ईश जगदीश। यानी संधि केवल और केवल पहले शब्द के अंतिम वर्ण में और दूसरे के प्रथम वर्ण में होगी। जैसे आपके पास शब्द है पर प्लस उपकार, इसका प्रथम वर्ण कौन है, पहले शब्द का अंतिम ए है और दूसरे शब्द का प्रथम कौन है, ऊ। ए और ऊ मिलेंगे तो ओ बनेगा। अब वो कैसे बनेगा वहां तक अभी आपको नहीं सोचना है, केवल ये ध्यान रखना है कि संधि पहले शब्द के अंतिम वर्ण में और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में होगी। कुल मिला के बात है संधि में किसका मेल होता है साथियों, वर्णों का मेल, और समास में आपके किसका मेल हो जाएगा, शब्दों का मेल यानी पदों का मेल। ये बेसिक बात है, आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए संधि की कंप्लीट परिभाषा की बात करें, देखिए शॉर्ट परिभाषा तो यही ध्यान रखनी है आपको कौन सी, दो वर्णों का मेल। लेकिन साथियों जब दो वर्ण मिलते हैं तो कोई न कोई परिवर्तन होता है, क्या होता है, परिवर्तन। जैसे ए और आ मिला तो आ बना, तय हलन था, इन प्रथम के बाद में आगे कोई स्वर आया तो तय का दय बन गया, ए और ऊ मिले तो ओ बन गया। इस प्रकार की जो परिवर्तन है उनको अपन क्या बोलते हैं, विकार। तो आपको ध्यान रखना है कि संधि में जब दो वर्ण मिलते हैं तो कोई न कोई क्या पैदा होता है, विकार होता है। तो संधि की बात करेंगे, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, संधि। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहेंगे, संधि कहेंगे, विकार को। अब अगर किसी को विकार का अर्थ पता नहीं है तो आपको ध्यान रखना है, विकार का अर्थ है मित्रों परिवर्तन, बदलाव, जो चेंज होता है, परिवर्तन होता है, वही क्या होता है अपना
विकार होता है। तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को अपन क्या कहते हैं? संधि। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। ठीक है, कुल मिला के संधि में परिवर्तन होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? परिवर्तन। जब दो वर्ण मिले तो वहाँ कोई न कोई आपके परिवर्तन होना चाहिए। तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और मुख्य रूप से कंप्लीट परिभाषा है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को। दो वर्ण मिलेंगे तो विकार कैसे होगा? जैसे आप समझो, आपके पास एक शब्द है गण और इधर है एक ईश। अब जब इधर से ए मिलेगा और इधर से ई मिलेगा तो आप जानते हैं क्या बनेगा? ए बनेगा। तो गण प्लस ईश क्या बन गया? गणेश। यानी ए और ई मिलकर के परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो बिल्कुल हुआ। इसी तरह से अपन बात करें वाक प्लस मय, व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब ये जब कै और मैं मिलेंगे तो कै का पांचों बन जाएगा। कै का पांचों होता है अंगय। वाक प्लस मय क्या हो जाएगा? वांग्मय। इसी तरह से विसर्ग संधि में भी अपन यही प्रोसेस करेंगे। नमः धन ते। अब विसर्ग के बाद में तय आता है तो विसर्ग का अपन देखेंगे दंत्य से बनेगा, नमस्ते। अभी ये कैसे बना ये चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ, अभी केवल हम इस परिभाषा को समझ रहे हैं कि जब मित्रों दो वर्ण मिलते हैं तो कोई न कोई विकार होता है। विकार मीन्स परिवर्तन होता है, और इस परिवर्तन को ही अपन क्या कहते हैं? संधि। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। बाय द वे, दो वर्ण मिल रहे हो और कोई परिवर्तन नहीं हो तो उसे हम संधि नहीं कहेंगे। तो उसे क्या कहेंगे? तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको थोड़ा सा ढंग से लेके एक परिभाषा समझनी है। देखिए, नोट, यानी संधि में विकार होना कंपलसरी है। विकार होना ही चाहिए, आपको ये बात ध्यान रखनी है। दो वर्णों को मिलने से कोई न कोई विकार हो रहा है, कोई बदलाव हो रहा है तो ही संधि है। यदि दो वर्णों के मेल से विकार नहीं हो, यदि दो वर्णों के मेल से कोई विकार नहीं हो, दो वर्णों के मेल से कोई विकार नहीं हो, विकार यानी परिवर्तन नहीं हो, विकार का अर्थ परिवर्तन है, बदलाव है, तो कोई बदलाव नहीं हो तो वहाँ संधि नहीं होगी। यदि दो वर्णों के मेल से कोई विकार नहीं हो तो वहाँ संधि नहीं होगी, तो वहाँ संधि नहीं मानी जाएगी। तो क्या माना जाएगा वो आपको विचार करना। देखिए, तो वहाँ संधि नहीं क्या होगा? तो उसे संधि नहीं कहेंगे। उसे क्या नहीं कहेंगे? संधि नहीं कहेंगे। संधि नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे भाई? संधि नहीं, संयोग कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? संयोग कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, संधि नहीं, संयोग कहते हैं। संयोग कहते हैं यानी दो वर्णों के मेल से कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन हुआ है, दो वर्णों के मेल से विकार हुआ है तो वो संधि है। अगर परिवर्तन नहीं हुआ है तो उसे संधि नहीं क्या कहेंगे? संयोग कहेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, नोट लगा के लिखो, या फिर ये संयोग की परिभाषा के फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हो। ये संयोग होता है। अब संयोग कैसे होगा? तो इधर देखिए, जैसे आपके पास शब्द था, एक है देश और एक आपके पास में शब्द है प्रेम। अब जब आप मित्रों देश और प्रेम को मिलाओगे तो यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा और सीधा हमें नया शब्द मिल जाएगा, देश प्रेम। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई संधि नहीं है। जैसे आपके पास शब्द है नील और इधर आपके पास शब्द है कमल। जब आप नील और कमल को मिलाओगे तो यहाँ बीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा और सीधे हमें नया शब्द मिल जाएगा, नील कमल। तो आशा और अपेक्षा सभी दोस्त इस बात को बहुत अच्छे से लेके समझ गए होंगे कि मित्रों दो वर्णों के मेल से अगर विकार हो रहा है तो संधि है, अगर विकार नहीं हो रहा है तो उसे संधि नहीं क्या कहेंगे? संयोग कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? संयोग कहेंगे। चलो, ये बात हो गई संधि की। अब हमें ध्यान रखना है संधि विच्छेद क्या है। संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए, संधि का अर्थ होता है मिलना और विच्छेद का अर्थ क्या होता है? अलग होना, अलग करना या तोड़ना। तो विच्छेद का मतलब यह है कि आपके पास कोई भी ये संधि वाला शब्द है, मान लो गणेश, इसको आपने अलग अलग करके लिखा है, यही क्या है? संधि विच्छेद है। तो बस इसी परिभाषा का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो संधि विच्छेद। अब कोई भी संधि शब्द था उसको अलग अलग करके लिखना। संधि शब्द को अलग अलग करके लिखना ही, अलग अलग करके लिखना ही क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद। संधि शब्द को अलग अलग करके संधि से पहले की स्थिति में लाना, संधि से पहले की स्थिति में लाना क्या होता है भाई? संधि विच्छेद। संधि से पहले की स्थिति में लाना, संधि से पहले की स्थिति में लाना, स्थिति में लाना क्या कहलाएगा? आपके संधि विच्छेद। जैसे हम यहाँ पे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे आपके पास शब्द है परोपकार। क्या शब्द है? परोपकार। ये आपके संधि है। ये क्या है? संधि है।
अब हमें इसका क्या चाहिए, विच्छेद चाहिए। क्या चाहिए भाई, विच्छेद। तो विच्छेद क्या होगा, संधि शब्द को, अब ये संधि वाला शब्द है, जुड़ा हुआ शब्द है, इसको अलग अलग करके लिखना। तो इसको अपन अलग करेंगे तो ये बन जाएगा पर, यहाँ विकार होगा और यहाँ से अपन तोड़ेंगे तो पर प्लस उपकार। तो जो ये खुला हुआ रूप है अलग अलग करके लिखा है, इसको हम क्या कहेंगे, संधि विच्छेद। संधि विच्छेद। आशा और अपेक्षा यहाँ तक की सारी बातें बहुत अच्छे से लेके आपके क्लियर है, संधि और संधि विच्छेद। ठीक है, फिर मित्रों हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम समझेंगे कि संधि में कुछ बेसिक बातें और पाई जाती है। बेसिक बातें कैसे कि भाई सीधे हम भेद पे नहीं आएंगे, एडी से लेकर चोटी तक बहुत व्यवस्थित रूप से चीज़ें पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ये अपने आप में परिपूर्ण है। एग्जामिनर की अप्रोच से 10 कदम आगे की बातें, तो निश्चिंत रहना है आपको। देखो यहाँ तक केवल बेसिक बात ही, इनको समझो। संधि शब्द सम और धी के योग से बना, सम्यक रूप से धारण करना, यानी अच्छी तरह से मिलना, सम्यक रूप से धारण करना, अच्छी तरह से मिलना, एक ही बात है। फिर आपको ध्यान रखना है संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, योग या जोड़। विच्छेद का अर्थ होता है तोड़ना या अलग करना, यानी मिला हुआ रूप है तो संधि है और अलग अलग है तो क्या है, विच्छेद है। फिर हमने समझा संधि कहाँ कहाँ होती है, तो पहले शब्द का लास्ट वाला वर्ण और दूसरे का फर्स्ट वाला वर्ण। तो प्रथम शब्द का अंतिम और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर क्या हो जाएगी, संधि हो जाएगी। कुल मिला के ये बात हमने केवल इसलिए लिखी है कि दो वर्णों का मेल संधि है और दो शब्दों का मेल क्या होता है, समास। यानी संधि में केवल प्लस के पास पास वाले वर्णों में विकार होगा, उन वर्णों का मेल होता है। साथियों फिर ये परिभाषा समझी कि दो वर्णों के मेल से अगर विकार हो जाए तो संधि है, और अगर विकार नहीं हो तो संधि नहीं, क्या है, संयोग है। संधि विच्छेद, संधि वाले शब्द को अलग अलग करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, संधि विच्छेद। अब साथियों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो संधि युक्त शब्द है या जो संधि है, इसमें 4 बातें पाई जाती है। यानी संधि 4 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है, 4 प्रकार से होती है। संधि में 4 बातें पाई जाती है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, या 4 प्रकार से संधि होती है ये भी लिख सकते हो। तो संधि में 4 बातें पाई जाती है। कितनी बातें पाई जाती है, 4 बातें पाई जाती है। यानी संधि 4 प्रकार से होती है। संधि कितने प्रकार से होती है, 4 प्रकार से होती है। अब 4 बातें कौन कौन सी है, तो आप कंटिन्यू लिखिए। एक आपके होगा आदेश, क्या होगा, आदेश। एक आपके होगा आगम, एक आपके होगा लोप, इन चारों की डिटेल में बात करेंगे, लोप। और एक हो जाएगा आपके प्रकृति भाव, प्रकृति भाव। देखिए आदेश को अपन विकार भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, विकार। संधि में 4 बातें पाई जाएगी, आदेश, आगम, लोप और प्रकृति भाव। आदेश, आगम, लोप और प्रकृति भाव। आदेश का अर्थ क्या है, जैसे कोई भी है नए वर्ण का बनना। जैसे मैं कहूँ कि भाई तय को दे आदेश हो गया, कै को गय आदेश हो गया, यानी कै की जगह गय बन जाएगा, चय की जगह झ बन जाएगा, जय बन जाएगा। तो टय की जगह कई बार अण बन जाता है, वो होता है आदेश, यानी नए वर्ण का बनना। तो आदेश का अभिप्राय है नए वर्ण का बनना। आदेश का अभिप्राय क्या हो जाएगा, नए वर्ण का बनना। आदेश का अर्थ होता है नए वर्ण का बनना, नए वर्ण का बनना। ठीक है। आगम क्या होता है मित्रों, आगम का अर्थ होता है आना। आगम यानी आना, आगम यानी आना, आगमन करना मतलब आना। अब आता क्या है, तो प्लस की जगह कोई नया वर्ण आता है। आगम में क्या हो जाएगा, प्लस के स्थान पर, यानी इसको अपन धन चिन्ह बोलते हैं, तो धन के स्थान पर या प्लस के स्थान पर वर्ण का आना। कोई नया वर्ण है वो प्लस के स्थान पर आएगा। किसी भाई को लग रहा है कि सर ऐसा कैसे होगा, तो इधर समझो। देखो संधि में कितनी बातें पाई जाएगी, 4 बातें। सबसे पहले आदेश होगा, यानी नया वर्ण बनेगा। नया वर्ण कैसे, जैसे अभी आपने एक उदाहरण समझा था, जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश। अब यहाँ पे आप जब देखोगे तो अब तय है ना, तय का दय बनेगा। अब कैसे बनेगा वो नियम है, आगे हम समझेंगे, सारी चीजें कंठस्थ हो जाएगी, आपको निश्चिंत रहना। लेकिन अब तय की जगह कोई नया वर्ण बन जाएगा, तय के स्थान पर क्या बन जाएगा, नया वर्ण। जैसे तय का क्या बन जाएगा, यहाँ पे दय बनेगा और आगे ई की मात्रा और स। इसी तरह से मैं आपके अगर एक और उदाहरण की बात करूं तो आपके पास उदाहरण है वाक धनमय, वाक धनमय। अब मित्रों आप यहाँ पे देखोगे तो संधि होगी, तब या तो तय को दय आदेश हुआ या कह को अंगय आदेश हो जाएगा। यानी वाक का कह का 5 क्या होता है, अंगय, जिसको अपन अड़े बोल देते हैं, लेकिन शुद्ध उच्चारण है अंगय। और फिर मय का मय। तो यहाँ पे आप बात समझ गए होंगे कि सर कोई भी वर्ण नए वर्ण में चेंज हो जाता है तो नए वर्ण बन रहा है, तय जैसे दय में बदला, कह जैसे अंग में बदला, तो इस चीज को हम बोलेंगे आदेश।
इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे अपन? आदेश। अब आगम में क्या होता है? प्लस के स्थान पर कोई वर्ण आ जाता है, प्लस के स्थान पर कोई वर्ण आ जाता है। जैसे देखो अपने पास एक शब्द है वी धन छेद। क्या शब्द है? वी धन छेद। जब हम इसकी संधि करेंगे, इसकी संधि करेंगे तो बीच में कौन है? प्लस। इसकी जगह च का आगम हो जाएगा, मतलब आगम यानी आना। जैसे देखो वी आगे छेद से मिलेगा तो प्लस की जगह च का आगम हो जाएगा। आगे छः की वजह से होता है, सारी चीज़ें आगे आएगी। तो अभी आपको देखना है छः है फिर प्लस है तो प्लस की जगह च आ जाएगा। वी धन छेद क्या हो जाएगा? विच्छेद। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि नया वर्ण आ रहा है कहाँ पर? प्लस की जगह। कोई वर्ण नए वर्ण में चेंज हो रहा है, नया वर्ण बन रहा है, तय का जैसे दय बना, कै का अंग बना, वो है आदेश। प्लस की जगह कोई नया वर्ण आया, जैसे यहाँ पे च आया, ये होता है साथियों आगम। जैसे आपके पास शब्द है परिधनकार। जब आप इसकी संधि करोगे तो आप देखोगे कि प्लस की जगह आपके मूर्धन्य से आ जाएगा, यानी षटकोण वाला से आ जाएगा, और हमारा शब्द क्या बन जाएगा? परिष्कार। तो इसको हम बोलते हैं आगम। प्लस की जगह कोई नया वर्ण आया तो वो हो जाएगा आगम। आगे है लोप। आगे क्या है आपके? लोप है। तो लोप का अर्थ क्या होता है मित्रों? लोप का तात्पर्य है किसी वर्ण का या मात्रा का हट जाना, लोप हो जाना। लोप हो जाना मतलब हट जाना, गायब हो जाना। तो इसमें हम लिखेंगे किसी वर्ण या मात्रा का हट जाना। लोप का अर्थ होता है किसी वर्ण का हट जाना, या तो कोई अक्षर हट जाएगा या कोई मात्रा हट जाएगी। तो किसी वर्ण या मात्रा का हट जाना, किसी वर्ण या मात्रा का हट जाना। जैसे देखो, जैसे आपके पास एक शब्द है पक्षिन धन राज। पक्षिन धन राज। जब हम इसकी संधि करेंगे तो साथियों इसमें क्या हो जाएगा? जो पहले शब्द का अंतिम न है, जो स्वर रहित न है, इसका लोप हो जाएगा, ये हट जाएगा। पक्षिन धन राज। जब आप इसकी संधि करोगे तो पक्षिन में से न हट गया तो पीछे क्या बचा? पक्षी। यानी न का क्या हो गया है? लोप हो गया है, और पीछे है राज। तो पक्षिन धन राज क्या बन जाएगा? पक्षिन राज, पक्षी राज। इसी तरह से आपके पास शब्द है राजन धन ग्रह। राजन धन ग्रह। साथियों जब राजन और ग्रह में संधि होगी तो इसका अंतिम वर्ण कौन है? न, ये हट जाएगा। तो राजन धन ग्रह क्या बन जाएगा? राजग्रह। तो मैं मानता हूं कि ये आपके लोप वाली बात भी आपके क्लियर है। आगे आता है मित्रों प्रकृति भाव। प्रकृति भाव का अर्थ क्या है? कोई परिवर्तन नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं। प्रकृति भाव यथा स्थिति रहेगी, नो चेंज, किसी प्रकार का परिवर्तन। जो हम संयोग में पढ़ रहे थे ना, वैसी इसी प्रकार की यहाँ पे एक स्थिति बनेगी। प्रकृति भाव का अर्थ है यथा स्थिति रहना, नो चेंज, यथा स्थिति रहना, यथा स्थिति रहना, यथा स्थिति रहना। किसी प्रकार की कोई जो है परिवर्तन यहाँ पे नहीं होता है। जैसे आप उदाहरण समझोगे तो आपके स्वतः चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आपके पास शब्द है प्रातः और इधर एक शब्द है काल। जब आप प्रातः प्लस काल को जोड़ोगे तो आपकी कंडीशन ये बनेगी प्रातः काल का प्रातः काल ही रहेगा। इसी तरह से मैं नए शब्द की बात करूं, एक और उदाहरण की, तो आपके पास एक और है अधय धन पतन। जब आप इसको पढ़ोगे तो आप देखोगे अधय पतन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब जुड़ेगा तो अधय पतन का अधय पतन रहेगा, प्रातः काल का प्रातः काल ही रहा है। तो इस प्रकार से लेके ये संधि में 4 बातें पाई जाती है। क्या क्या बातें हैं वापस समझो? आदेश, आगम, लोप और प्रकृति भाव। आदेश, आगम, लोप और प्रकृति भाव। आदेश, आगम, लोप और प्रकृति भाव, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देखिएगा साथियों, आदेश का अर्थ है जैसे तय को तय आदेश हो गया, मतलब नए वर्ण का बनना, नया वर्ण बनेगा यहाँ पे। आगम का अर्थ है आदेश में जगत प्लस ईश, एक उदाहरण से समझ लो आप, और मैं लिखाऊँ तो उत प्लस ज्वल। अब तय का जय बन जाएगा, उज्ज्वल बन जाएगा, तो वो नया वर्ण बन रहा है आदेश से। आगम प्लस की जगह नए वर्ण का आ जाना। जैसे आपके पास शब्द है मातृ प्लस छाया, तो बीच में च जुड़ जाएगा, मातृ प्लस छाया तो मातृ छाया हो जाएगा आपके आगम। लोप का अर्थ होता है किसी वर्ण का लोप हो जाना, हट जाना, गायब हो जाना। जैसे आपके योगिन धनराज, तो वहाँ से अंतिम नहीं हट जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा? योगी राज। मंत्री धन मंडल नहीं हट जाएगा, बन जाएगा मंत्री मंडल। पक्षी धन गण नहीं हट जाएगा, शब्द बन जाएगा पक्षी गण। राजन धन ग्रह नहीं हट जाएगा, राजग्रह। तो किसी मात्रा का या किसी वर्ण का हट जाना लोप है। और प्रकृति भाव कोई परिवर्तन नहीं, यथा स्थिति। प्रातः प्लस काल प्रातः काल, सु प्लस अवसर सु अवसर, अधय धन पतन अधय पतन। इस प्रकार से लेकर आपको ये
बातें ध्यान रखनी है। तो मैं मानता हूँ सभी साथियों के यहाँ तक की बातें क्लियर हैं। ठीक है, अब मित्रों हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम बात करेंगे आपके संधि के भेदों की। संधि के भेद, संधि के भेद, भेद यानी प्रकार। साथियों संधि के आप प्रकारों की बात करते हैं तो हिंदी में संधि के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है, जो हम बचपन से लेकर आज तक पढ़ते आ रहे हैं, वही चीज़ें आपके कंपटीशन की है। देखो संधि के 3 भेद हैं। 3 कौन से हैं? तो सर हम सभी जानते हैं। पहला भेद है स्वर संधि। कौन सी संधि है भाई? स्वर संधि। स्वर के बाद में आपके पास में दूसरा भेद आता है और वो है व्यंजन संधि। कौन सी संधि है मित्रों? व्यंजन संधि। और व्यंजन के बाद में आपके तीसरा और अंतिम भेद है विसर्ग संधि। स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। देखो स्वर संधि में, देखो संधि में क्या होता है? वर्णों का मेल होता है। अब स्वर में मित्रों केवल स्वरों का मेल होगा। ये हम वर्ण विचार में पढ़ चुके हैं। वर्ण के 2 भेद है, स्वर और व्यंजन। तो स्वर संधि में केवल स्वर मिलेंगे। 11 स्वर है ना, ए आ ई उ री, ए आई ओ औ। ये स्वर ही आपस में मिलेंगे। कभी ए आ से मिलेगा, कभी ए आ ई से मिलेगा, कभी ऊ से मिलेगा। तो कुल मिला के प्लस के दोनों और कौन होंगे? स्वर होंगे। तो स्वर संधि में जब अपन पढ़ेंगे तब हमें केवल स्वर और स्वर का योग करना होता है। प्लस के दोनों और कौन रहेंगे? स्वर रहेंगे। जब साथियों आप व्यंजन पढ़ेंगे तो व्यंजन में क्या होगा? आपके व्यंजन के साथ स्वर का मेल होगा। व्यंजन के साथ या तो स्वर मिल जाएगा, या व्यंजन का मेल किससे हो जाएगा? व्यंजन खुद से हो जाएगा, या फिर प्लस से पहले स्वर आ जाएगा तो बाद में क्या आ जाएगा? व्यंजन आ जाएगा। यह आपके व्यंजन संधि में होगा। विसर्ग संधि में क्या होगा? विसर्ग किसको बोलते हैं अपन? जैसे आपने लिखा अंतः, आपने लिखा अतः, आपने लिखा पुनः, तो ये जो पीछे वाली 2 बिंदियां है ना, इनको बोलते हैं विसर्ग। तो प्लस से पहले आपको क्या मिलेगा? विसर्ग मिलेगा। आगे आपको या तो स्वर मिल जाएगा या व्यंजन मिल जाएगा, लेकिन प्लस से पहले हमें क्या मिलेगा भाई? विसर्ग मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है, विसर्ग संधि में प्लस से पहले आपके विसर्ग आ जाएगा, बाद में या तो स्वर आ जाएगा या फिर विसर्ग के बाद में मित्रों कौन आ जाएगा? व्यंजन आ जाएगा। यहाँ से आपके ये तीनों परिभाषाएं भी क्लियर हो जाएगी। देखो स्वर संधि क्या किसे कहेंगे? तो 2 स्वरों के मेल से अगर कोई परिवर्तन होता है तो वो क्या है? स्वर संधि। व्यंजन संधि किसे कहेंगे? तो व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल, या स्वर के साथ व्यंजन के मेल से कोई परिवर्तन होता है, वो व्यंजन संधि है। विसर्ग संधि किसे कहेंगे? तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहेंगे? विसर्ग संधि। तीनों बातें वापस समझो। स्वर संधि 2 स्वरों के मेल को क्या कहेंगे? स्वर संधि। व्यंजन संधि व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन, या स्वर के साथ व्यंजन के मेल से जो विकार है, जो बदलाव है, वो क्या है? व्यंजन संधि। विसर्ग संधि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो बदलाव होता है वो क्या है साथियों? विसर्ग संधि। तो मैं मानता हूँ यहाँ तक अगर आपकी बातें क्लियर है तो आगे देखो साथियों, व्यंजन और विसर्ग के कोई भेद नहीं है। व्यंजन और विसर्ग के कोई भेद नहीं है। व्यंजन में अपन लगभग 12-13 नियम पढ़ेंगे। अब देखो 12-13 का कहना मतलब ये है कि कुछ किताबें इनको 9 या 10 नियम में समेट लेती है। कई बार 2 नियम को कमेंट करके समझा दिया जाता है, कई बार एक नियम के 2-3 पार्ट करके इन नियमों को 15 तक पहुंचा दिया जाता है। हम कंप्लीट नियमों की बात 12 से 13 नियम में करेंगे। विसर्ग संधि में हम 8 नियम पढ़ेंगे। कई किताबें इनको कमेंट करके 6 भी दे देती है, कुछ अलग अलग तोड़ के इनको 9 से 10 तक पहुंचा देती है। हम इधर 12 से 13 नियम पढ़ेंगे और इधर 8 नियम पढ़ेंगे, यानी इनके कोई भेद नहीं है। इनमें केवल क्या होते हैं मित्रों? नियम है। लेकिन साथियों स्वर संधि एकमात्र संधि है जो अपने खुद के भेद लेके घूम रही है और इसके 5 भेद है। कितने भेद है? 5 भेद है। 5 भेद है। स्वर संधि के कितने भेद है भाई? 5 भेद है। अब इन 5 भेदों का कई बार क्रम भी पूछा जाता है। आपको लग रहा है कि ये कोई मजाक थोड़ी है कि यार स्वर संधि के भेद है क्रमशः, स्वर संधि के क्रमशः भेद है, यानी क्रम अनुसार भेद कौन से हैं? अब आपको ऑप्शन मिल जाएगा वर्दी यण द्विगुण अयादि, द्विगुण वर्दी यण अयादि, द्विगुण यण वर्दी अयादि। तो इस प्रकार से लेके आपको इनका क्रम भी थोड़ा ध्यान रखना है। 1-2 बार पूछा भी गया है, तो एक बार अपने इन 5 भेदों का नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको देखना है आपके स्वर संधि का भेद, पहला भेद है दीर्घ संधि। कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि या दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि।
फिर दूसरा भेद हो जाएगा आपके दीर्घ के बाद में आपको ध्यान रखना है गुण स्वर संधि या गुण संधि, और गुण संधि के बाद में आपके पास में तीसरा भेद मिलेगा आपको वर्दी संधि यानी वर्दी स्वर संधि, और वर्दी के बाद में मित्रों आपको चौथा भेद मिलेगा यण स्वर संधि, और यण के बाद में पांचवा भेद मिलेगा आपको अयादि स्वर संधि। यहाँ तक आपको क्लियर दिख रहा होगा, नहीं तो मैं थोड़ा सा इसको और एडजस्ट कर लेता हूँ। देखो ये बातें हैं, ये आपके संधि के सामान्य परिचय की बातें हैं कि संधि के तीन भेद है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर में प्लस के दोनों ओर स्वर होंगे, व्यंजन में व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन, या फिर स्वर के साथ कौन आ जाएगा, व्यंजन। यानी एक तरफ व्यंजन संधि में व्यंजन होना ही होना चाहिए, दोनों तरफ भी हो सकता है। विसर्ग संधि में प्लस से पहले हमेशा विसर्ग होगा, ये आपको ध्यान रखना है, और फिर स्वर या व्यंजन हो सकते हैं। फिर व्यंजन विसर्ग के भेद नहीं है, लेकिन स्वर संधि के 5 भेद है, और पांचों का नाम आपको क्रम अनुसार ध्यान रखना है, दीर्घ, गुण, वर्दी, यण, अयादि। अब साथियों अगली क्लास में हम स्वर संधि का आगाज करेंगे। तो सबसे पहले अगली एक क्लास में मैं आपको कंप्लीटली, अब संधि में क्या होता है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ हमेशा विद्यार्थियों को यह रहता है कि भाई संधि में जो ये सूत्र है, सूत्रों का डर है, सर इतने सूत्र कैसे याद होते हैं। कल की एक क्लास में या फिर इसके बाद में कंटिन्यू करके एक क्लास लूँगा, इसके अंतर्गत आपके स्वर संधि के पांचों भेदों के कंप्लीट सूत्र मैं आपको एक साथ याद करवा दूंगा, गारंटेड आपको याद हो जाएंगे, और आप खुद बोलोगे क्या बात है गुरुजी, सच में मज़ा आ गया। तो नेक्स्ट क्लास के लिए हम स्वर संधि के भेदों के सभी सूत्रों को समझेंगे, फिर एक एक क्लास में एक दीर्घ, फिर गुण, फिर वर्दी, यानी 5 पार्ट में अपन इनको पढ़ेंगे, स्वर संधि के भेदों को। फिर व्यंजन संधि एक क्लास में कंप्लीट करेंगे, और विसर्ग को भी एक क्लास में कंप्लीट करेंगे। मुख्य रूप से आपको इन 5 भेदों पर ज़्यादा फोकस करना है, सामान्यतः प्रश्न यहीं से पुटअप हो जाते हैं। तो चलिएगा, आज के लिए इतना ही। अगर एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं, अगर आपको कहीं लग रहा है कि सर कितना क्या पढ़ाए, तो देखो रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है मित्रों, देखिएगा केवल 5 मिनट में जितना पढ़ाए उतना। संधि 2 शब्दों के योग से बना है, सम और धी। सम यानी सम्यक रूप से, धी यानी धारण करना, यानी सम्यक रूप से धारण करना मतलब अच्छी तरह से मिलना। तो संधि का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, मेल या योग। संधि शब्दों का अपन क्या करते हैं, संधि विच्छेद। तो विच्छेद का अर्थ क्या होता है, तोड़ना या अलग करना। केवल इतनी बातें हैं, आपको अच्छे से लेकर ध्यान रखनी है। फिर हमने समझा कि संधि में 2 वर्णों का मेल होता है, प्लस के पास पास वाले वर्ण मिलेंगे, पहले शब्द का अंतिम वर्ण मिलेगा और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलेगा, यानी संधि में वर्णों का मेल होगा। संधि के बाद जब हम समास पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे समास में शब्दों का मेल होता है साथियों, शब्दों यानी पदों का मेल होता है। किसका मेल होता है, पदों का मेल होता है। तो इस प्रकार से लेकर इन चीज़ों को समझा हमने। फिर 2 वर्णों के मेल से पूरी परिभाषा, देखो शॉर्ट परिभाषा तो वही है सदाबहार, 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। कंप्लीट है, 2 वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं, और अगर विकार नहीं हो तो उसे संधि नहीं, क्या कहेंगे, संयोग कहेंगे। फिर संधि विच्छेद, संधि वाले शब्द को अलग अलग करके खोल करके लिख देना, संधि से पहले की कंडीशन में ला देना, संधि विच्छेद है। संधि में 4 बातें पाई जाएगी, आदेश, आगम, लोप और प्रकृति भाव। आदेश का अर्थ है कोई वर्ण नए वर्ण में बदल जाएगा, नए वर्ण का बनना। आदेश के बाद में आगम, प्लस की जगह कोई नया वर्ण आ जाएगा। फिर लोप, कोई वर्ण लोप हो जाएगा या कोई मात्रा हट जाएगी। और फिर है प्रकृति भाव, कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर संधि के भेद समझे हमने। संधि के 3 भेद है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि के 5 भेद है, दीर्घ, गुण, वर्दी, यण, अयादि। व्यंजन और विसर्ग के कोई भेद नहीं है, इनको हम नियमों के अनुसार पढ़ेंगे। तो साथियों आज की क्लास को यहीं देते हैं विराम, कंटिन्यू बने रहिएगा। सभी को शुभाशीष, धन्यवाद, राधे राधे।